हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर आपका स्वागत करता हूं। मैं एके सैनी। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स और लेक्चर नंबर 1 ठीक आपके सामने है, आप देख रहे हो। बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं फ्लूइड आपको बता रहा हूं कि फ्लूइड है क्या। सिंपल सी परिभाषा अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए, एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो, उसको आप फ्लूइड बोल सकते हो। मैं रिपीट कर देता हूं, एनीथिंग विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो कैन बी टर्म्ड एज फ्लूइड। तो फिर चाहे वो लिक्विड्स हो, फिर चाहे वो गैसेज हो, जो भी फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है उसको हम फ्लूइड कह देते हैं। सॉलिड फ्लो कर सकते हैं, नहीं कर रहे ना, इसलिए हम उसको फ्लूइड की कैटेगरी से बाहर रखते हैं। अभी के लिए इतना याद कर लीजिए, ओके। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने क्या क्या स्टडी करना है, 3 बातें होंगी। एक तो फ्लूइड स्टैटिक्स आएगा, एक काइनेमेटिक्स आएगा, एक डायनामिक्स आएगा। ये तीनों चीजें मिली हुई हैं आपके कोर्स फ्लूइड मैकेनिक्स में। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स का मतलब है जब फ्लूइड मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है, तब आप उसकी जो स्टडी कर रहे हो वो फ्लूइड स्टैटिक्स की कैटेगरी में आता है। स्टैटिक्स का मतलब ही है रेस्ट में, फ्लूइड मूव नहीं कर रहा। बाकी काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में दोनों में ही फ्लूइड जो है मूव कर रहा है, मोशन में है। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क है फोर्सेस का। यहां पर जो फोर्सेस लग रहे हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ द फ्लूइड, उनको आप कंसीडर नहीं करते। काइनेमेटिक्स की स्टडी में क्या करते हो आप? मोशन को स्टडी कर रहे हो, फ्लूइड को स्टडी कर रहे हो व्हेन इट इज इन मोशन, बट द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोशन आर नॉट कंसीडर्ड इन काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स में आप फोर्सेस को भी कंसीडर करते हो। तो ये फर्क है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में। तो ये मैंने आपको बारीकी से समझाया, थोड़ा सा समझा दिया, जितना जरूरी था अभी उतना समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो जरूरी चीजें हैं वो है कुछ बेसिक टर्म्स की क्लैरिटी होना। हमें पता हो कि किस चीज को हम क्या बोलते हैं, तो उसको मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक टर्म्स ही आपको बेसिक तरीके से डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए और फिर बाद के कोर्सेज में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसी वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं, पहली वीडियो से ही पहले ही बेसिक टर्म्स को डिस्कस करके। तो देखिए, सबसे पहली हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं मास डेंसिटी, जिसको आप नॉर्मली डेंसिटी भी बोलते हो। तो यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसकी क्या डेफिनेशन है? मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड एज मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो देखिए यहां पर मास डेंसिटी को हम लिखते हैं रो सिंबल से हम लिखते हैं, और दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। यानी आप फ्लूइड का लिक्विड है मान लीजिए, तो लिक्विड का थोड़ा सा वॉल्यूम ले लीजिए कुछ इन मीटर क्यूब, और फिर आप उसका मास नोट कर लीजिए, वेट कर लीजिए कितना मास लेना है आपने। तो मास को डिवाइड कर दीजिए उतने वॉल्यूम से जितने वॉल्यूम का वो मास है, तो जो आपके पास निकल कर आएगा उसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इसकी यूनिट क्या बनती है? मास इज इन किलोग्राम केजी और वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। मैं ऐसा यूनिट की ही बात कर रहा हूं, तो यहां पर केजी पर मीटर क्यूब, देखिए ये यूनिट बनती है मास डेंसिटी की, जिसको आप सिंपल डेंसिटी भी बोलते हो। उसका सिंबल क्या रहेगा? रो इज द सिंबल फॉर डेंसिटी। ओके, क्लियर है? याद रखिए गैसेस की डेंसिटी जो है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर सिग्निफिकेंटली डिपेंड करती है, वेरी करती है। प्रेशर चेंज कर दोगे, टेम्परेचर चेंज कर दोगे, तो गैसेस की डेंसिटी पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। जबकि लिक्विड्स के केस में टेम्परेचर और प्रेशर का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है डेंसिटी का। हम प्रैक्टिकली ये मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेयर एज डेंसिटी ऑफ गैसेज इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये बात आप याद रख सकते हो। दूसरी हम डेफिनेशन को ले रहे हैं वेट डेंसिटी। पहले मास डेंसिटी था, अब है वेट डेंसिटी, जिसको हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। डेंसिटी क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जो आपने वॉल्यूम लिया फ्लूइड का, उस वॉल्यूम का अब आप वेट कर लीजिए न्यूटन में। तो जितना वेट आया उसको डिवाइड किया उस वॉल्यूम से, जो रेशियो निकल के आ रही है उसी को हम स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम लिखते हैं स्मॉल w से, कैपिटल W नहीं, स्मॉल w से। तो यहां देखो स्मॉल w इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब वेट क्या है? वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी।
W इज इक्वल टू mg, याद होगा आपको। वेट क्या है? मास इंटू ग्रेविटी। जितना मास है kg में उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, उस स्थान की जो ग्रेविटी है, तो जो आता है आपके पास प्रोडक्ट उसी को हम वेट बोलते हैं। वेट की यूनिट होती है न्यूटन में, मास की होती है kg में, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे वेट मास इंटू ग्रेविटी हो गया, वॉल्यूम ऐसे लिख दिया मैंने। अब मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, देखिए मास अपॉन वॉल्यूम इज रो, दैट मीन्स मास डेंसिटी। तो इसको हम रो से लिख सकते हैं, दिस इज रो एंड ग्रेविटी इज जी, सो रो इंटू जी। देखिए स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए बस। स्मॉल w इज रो जी। स्मॉल w क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ मटेरियल। तो स्पेसिफिक वेट किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, और दूसरा डिपेंड कर रहा है रो पे। और मैंने आपको अभी समझाया था रो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अगर गैसेस की बात करें, लिक्विड के केस में तो वो इग्नोरेबल है, चलो कोई बात नहीं, बट इन जनरल रो इज डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो ओवरऑल स्मॉल w वेट डेंसिटी किस पर डिपेंड कर गया? प्रेशर, टेम्परेचर एंड ग्रेविटी, तीन चीजों पर डिपेंड कर गया। आगे आपको समझ में। अगर हम वाटर की बात करते हैं, एक स्टैंडर्ड हमारे पास फ्लूइड है वाटर, याद रखिए वाटर की जो डेंसिटी होती है वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए मास डेंसिटी की हमने बात की रो, तो रो की वैल्यू कितनी है वाटर के केस में? 1000, पूरा 1000 हम लेते हैं क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो W क्या हो जाएगा? स्मॉल w फॉर वाटर, H2O में लिख देता हूं, दिस इज रो, दैट मीन्स 1000 इंटू ग्रेविटी 9.81 ले लेते हैं हम, इट इज 9810। तो इतनी बनती है वेट डेंसिटी वाटर की। अब बात करते हैं हम यूनिट। यूनिट क्या है? देखिए इसकी वेट की यूनिट क्या है? न्यूटन, और वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब। सो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यूनिट इज न्यूटन कैपिटल N पर मीटर क्यूब। तो ये इसकी यूनिट बनती है, याद रखिए। तो तीसरा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम पर यूनिट मास। ओके, ये उल्टा है किसका? डेंसिटी का। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसका उल्टा कर दोगे वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो वो बन जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम पर यूनिट मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट। तो इसको हम स्मॉल v से लिखते हैं। हमारे पास जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो स्मॉल v इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास 1/रो। तो यूनिट क्या हो गया? वॉल्यूम मीटर क्यूब, मास क्या है? केजी में, मीटर क्यूब पर केजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, जिसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोल देते हैं। इसको हम स्मॉल s से लिख सकते हैं। दिस इज रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अंडर कंसिडरेशन बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। देखिए इस रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड, ठीक है जी। ऊपर भी वेट डेंसिटी है, नीचे भी वेट डेंसिटी है, तो यूनिट होने का कोई सवाल नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट, पहली बात। दूसरी बात, वेट डेंसिटी क्या है? अभी मैंने पीछे बताया आपको, स्मॉल w से लिखते हैं वेट डेंसिटी को। सो स्मॉल w ऑफ फ्लूइड, ओके, डिवाइडेड बाय स्मॉल w ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्मॉल w ऑफ फ्लूइड, स्मॉल w ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यही लिखा हमने ऊपर। और स्मॉल w क्या है? वेट डेंसिटी, जिसको हम रो जी से लिखते हैं। तो रो जी, देखिए स्मॉल w ऑफ फ्लूइड इज रो जी ऑफ फ्लूइड। अब जी ऑफ फ्लूइड का तो कोई लॉजिक नहीं है, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड, सो रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी। ऐसे ही स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो W है वो क्या है? रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इंटू जी। जी से जी कट जाएगा, यहां बचता है रो ऑफ फ्लूइड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, S, that means specific gravity of any fluid, F is density of fluid divided by density of standard fluid, या weight density of fluid divided by weight density of standard fluid। एक ही बात है, जैसे मर्जी आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास कोई भी फ्लूइड है किसी भी प्रकार का, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड फ्लूइड चाहिए। अगर तो आपने लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड आपके पास होगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड विल बी वाटर फॉर लिक्विड्स, ठीक है जी। और अगर गैस है, फॉर गैस इट विल बी एयर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिए। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? लिक्विड के केस में जो रेफरेंस आपने लेना है, स्टैंडर्ड फ्लूइड लेना है, वो वाटर लेना है। गैस के केस में आपने एयर ले लेना है। जैसे सपोज मैं कह देता हूं कि कैरोसिन है, कैरोसिन ऑयल की बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, तो आप कैसे करोगे? वेट डेंसिटी ऑफ कैरोसिन डिवाइडेड बाय वेट
डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। केरोसिन लिक्विड है ना, इसलिए स्टैंडर्ड फ्लूइड बनेगा वाटर, और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है कितनी है, 9810। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां दिमाग में बिठाना पड़ेगा, वो क्या है, S4Hg। Hg क्या होता है, मरकरी। सो मरकरी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी याद कर लीजिए, ये है 13.6 यूनिट, तो इसकी कोई है नहीं, नो यूनिट। सो मरकरी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 13.6। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, कितनी होगी? The answer is 1 unity, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर विल बी वेट डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, वाटर ही तो है, सो वाटर 1 आएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसका नाम है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। वो मैं इस लेक्चर में नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर चाहिए। सो लेक्चर नंबर 2 जो नेक्स्ट होगा मेरा, उसमें मैं विस्कोसिटी को डिस्कस करने जा रहा हूं, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से निकलती हैं, कंपटीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पूरा टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, लेक्चर नंबर 2 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।